नमस्कार दोस्तों, वेलकम। सुन लो यूपीएससी के एक जबरदस्त सेशन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। अगले मान के चलिए 40 से 60 मिनट हम करने वाले हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स का एकदम गहराई से एनालिसिस। और हाँ, ये कोई सरसरी निगाह नहीं होगी। हम हर खबर की तह तक जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में। ये सारा एनालिसिस हमने आपके लिए कंपाइल किया है सबसे भरोसेमंद जगहों से, जैसे पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और गवर्नमेंट वेबसाइट्स, सरकारी वेबसाइट है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भाई ये सेशन तो मतलब बेहद जरूरी होने वाला है। हमारा मिशन है कि हर खबर, हर पॉलिसी, हर घटना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से उसको डाइसेक्ट करें। आज के बाद ये टॉपिक्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल्स बिल्कुल सॉलिड। तो तैयार हो जाइए, दिमाग खुला रखिए, क्योंकि शुरू हो रहा है आज का ज्ञान मंथन। आज क्या क्या है पिटारे में, एक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हाँ, और एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय भी। बिल्कुल। और हाँ, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े क्रूशियल इश्यूज भी नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में, जैसा हमारा वादा रहता है, प्रीलिम्स फैक्ट्स का एकदम तेज रैपिड फायर, मींस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। और एक मजेदार क्विज भी तो है, खुद को टेस्ट करने के लिए। हाँ, और सुपर यूजफुल रिवीजन फ्लैश कार्ड्स भी, ताकि सब कुछ फटाफट याद आ जाए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए, जीएस पेपर 2, और शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से। मामला गरमाया हुआ है यहाँ। टॉपिक 1, इंडिया यूएस रिलेशंस, नेविगेटिंग टर्बुलेंस थ्रू हाई लेवल डिप्लोमेसी। भारत अमेरिका संबंध, उच्च स्तरीय कूटनीति के माध्यम से उथल-पुथल का सामना। सिलेबस मैपिंग तो सीधा है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स और वो डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिसीज इंडिया को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इनकी मीटिंग हुई है। हाँ, न्यूयॉर्क में। वो 80th यूएनजीए चल रही है ना, उसी के साइडलाइंस पर। एग्जैक्टली। और यूएनजीए के साइडलाइंस पे। और ये जुलाई के बाद पहली फेस टू फेस मीटिंग है इनकी। हाँ, काफी टाइम बाद, मतलब। हाँ, फिजिकल मीटिंग, शारीरिक मुलाकात पहली है जुलाई के बाद। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? क्योंकि बैकड्रॉप मतलब काफी गरमाया हुआ है ना। हाँ, यूएस ने वो एकदम से भारी टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पर 50% तक। हाँ, और वो H1B वीजा फी का तो पूछो ही मत, वो भी आसमान पे पहुंचा दिया है। माहौल काफी टेंस है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बॉस, माहौल एकदम टेंस है। हाँ, और देखो ये टैरिफ्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 50%, 50%। और इसमें सिर्फ नॉर्मल ट्रेड की बात नहीं है, इसमें इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है ना, उस पर प्यूनिटिव चार्ज भी शामिल है। सोचिए। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो सीधा दखल हो गया हमारी फॉरेन पॉलिसी में। एग्जैक्टली। आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका पहले की लगा रहा है। ये तो सीधा इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र विदेश नीति, उसकी ऑटोनॉमी पर चोट है। और H1B वीजा फी सीधा $100,000, $1,00,000। $100,000? हाँ, जरा सोचिए इंडियन आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा इसका। कंपनियां कैसे मैनेज करेंगी? ये नंबर्स सच में शॉकिंग है। अब देखो जो ऑफिशियल रीडआउट्स आए हैं दोनों तरफ से, वो तो टिपिकल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हैं। हाँ, वही गोलमोल बातें। बिल्कुल, जैसे डिस्कस्ड रेंज ऑफ बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक श्रृंखला पर चर्चा की, या फिर एम्फसाइज्ड सस्टेन्ड एंगेजमेंट, निरंतर जुड़ाव पर जोर दिया। इसका असली मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई दिक्कतें गंभीर हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हम बातचीत बंद नहीं कर रहे हैं, दरवाजे खुले हैं। पर कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन, कोई ठोस नतीजा इस मीटिंग से निकला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज था। कोशिश ये कि जो हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, खासकर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में, वो पटरी से ना उतरे, भले ही ट्रेड के मुद्दे पर तलवारें खिंची हों। ये तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो लग रहा है। मतलब एक तरफ ट्रेड पर लड़ाई, टैरिफ्स, वीजा फीस, और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दोस्ती की बात। ये कैसे चलता है साथ साथ? अरे यही तो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, यही समझना है।
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बयान देखो, उसमें साफ लिखा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और क्वाड फ्रेमवर्क में कोऑपरेशन जारी रहेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि चाइना को लेकर जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, मतलब चीन को रोकने की जो साझा सोच है, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। दोनों देशों को उस मोर्चे पर एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये जो यूनिलैटरल एक्शंस हैं अमेरिका की, टैरिफ्स लगाना, H-1B फीस बढ़ाना, ये इंडिया का जो एक अहम सिद्धांत है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उस पर सीधा हमला है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति और अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी, बिना किसी बाहरी दबाव के। अब देखो, रशिया से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाना क्या है? ये अमेरिका की कोशिश है इंडिया के फैसलों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की, डिक्टेट लिखवाने करने की। हाँ बिल्कुल। और H-1B फी बढ़ाना, ये इकोनॉमिक प्रेशर है ताकि इंडिया कुछ खास पॉलिसी चेंजेस, नीतिगत बदलाव करे। तो इंडिया एक बहुत मुश्किल, ट्रिकी स्पॉट में है। उसे बहुत कुशलता से, स्किलफुली इसे हैंडल करना होगा। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी रखना है और दूसरी तरफ अपनी आज़ादी, अपनी डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस को भी असर्ट करना है। बड़ा डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो ये मीटिंग बेसिकली एक सिग्नल था कि देखो भाई, अभी थोड़ी अनबन चल रही है, खिंचतान है, पर रिश्ता इतना बड़ा है कि उसे पटरी से उतरने नहीं देंगे। हाँ, काफी हद तक यही संदेश देने की कोशिश लगती है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट, अवधारणा, ये तो जीएस पेपर 2 के लिए बिल्कुल कोर है, मूल है। इसको अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स के साथ, कि कैसे बड़ी शक्तियां इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवरेज का इस्तेमाल करती हैं और इंडिया जैसे देश उसे कैसे मैनेज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं वेस्ट एशिया की तरफ। एक और बड़ी खबर, टॉपिक 2, अ डिप्लोमेटिक शिफ्ट इन वेस्ट एशिया, फ्रांसिस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक बदलाव, फ्रांस द्वारा फिलिस्तीनी राज्यों को मान्यता, सिलेबस रेलेवेंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव। कॉन्टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन जनरल असेंबली में फॉर्मली पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता दे दी है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। और सिर्फ फ्रांस नहीं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इन सब ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से पैलेस्टीन को मान्यता दी है। ये तो दशकों से चली आ रही वेस्टर्न पॉलिसी से एकदम हटकर है। बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क डिप्लोमेटिक मूव है, एक बड़ा रप्चर है अतीत से। दशकों से क्या होता आया था, वेस्टर्न पोजीशन, खासकर यूएस के प्रभाव में, ये थी कि पैलेस्टीनी स्टेटहुड तभी मिलेगा जब इजराइल के साथ बातचीत पूरी हो जाएगी, उसके आखिर में। हाँ, वो फाइनल आउटकम था। एग्जैक्टली, वो फाइनल आउटकम था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। अब फ्रांस और इन देशों ने यूनिलैटरली मान्यता देकर ये सिग्नल दिया है कि देखो भाई, वो जो पुराना पीस प्रोसेस था ना, 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला, वो या तो मर चुका है या फेल हो गया है। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? पहला, इससे इजराइल और काफी हद तक यूएस की जो हार्डलाइन पोजीशंस है, वो वेस्टर्न अलायंस के अंदर ही अलग थलग पड़ गई हैं। अच्छा। हाँ, अचानक से उनका पुराना स्टैंड, रुख, वो अपने ही साथियों से अलग दिखने लगा है। दूसरा, ये दिखाता है कि यूरोप अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखा रहा है। वो अमेरिका से हटकर अपना रास्ता बना रहा है इस अहम मुद्दे पर। तीसरा, हालांकि जमीन पर इसका असर शायद अभी सिंबॉलिक हो, पर यह मान्यता पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी PA जो रमल्ला में है, उसकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बहुत बढ़ा देती है। कूटनीतिक तौर पर उनके हाथ मजबूत होते हैं। और चौथा, ये डिप्लोमेसी और स्टेट बिल्डिंग को हमास जैसे गुटों के आर्म्ड स्ट्रगल के मुकाबले एक वायबल ऑल्टरनेटिव, व्यवहार्य विकल्प के तौर पर पेश करता है। मैक्रोन ने अपनी स्पीच में हॉस्टेजेस की रिहाई और गाजा में सीजफायर की बात भी कही थी। तो क्या वो रिकॉग्निशन को हमास के एक्शन से अलग करके देख रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। ये एक बहुत क्रूशियल न्यूआंस, महत्वपूर्ण बारीकियां हैं। जिस टाइमिंग पे और जैसे बयान साथ में आए हैं, उससे लगता है कि ये एक सोची समझी कोशिश है कि इस मान्यता को हमास का समर्थन ना माना जाए, बल्कि इसे पैलेस्टीनी स्टेट के आइडिया में और 2 स्टेट सॉल्यूशन वाले भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए।
साथ ही ये इजराइल पर भी बहुत डिप्लोमेटिक प्रेशर डालता है। अब इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जा और सेटलमेंट्स का विस्तार इन देशों की नज़र में एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट की सॉवरेनिटी, संप्रभुता का उल्लंघन माना जा सकता है। ओहो। हाँ, इससे भविष्य में लीगल चैलेंजेस, कानूनी चुनौतियां या शायद सैंक्शंस, प्रतिबंध का रास्ता भी खुल सकता है। इजराइल का रिएक्शन, प्रतिक्रिया तो प्रिडिक्टेबल, अनुमानित था, गुस्से वाला। उन्होंने इसे रिवॉर्ड फॉर टेरर, आतंकवाद का इनाम कहा है। इंडिया के लिए, जिसके रिश्ते इजराइल और पैलेस्टीन दोनों से अच्छे हैं, ये एक बहुत नाजुक डिप्लोमेटिक सिचुएशन, कूटनीतिक स्थिति है। अब शायद इंडिया को भी अपनी पोजीशन, स्थिति को थोड़ा एडजस्ट, समायोजित करना पड़े, क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन पर दुनिया का रुख बदलता दिख रहा है। काफी पेचीदा मामला है ये भी। ओके, अब आते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति पर। टॉपिक 3, री-इवैल्यूएटिंग फ्री स्पीच, द सुप्रीम कोर्ट ऑन डीक्रिमिनलाइजिंग डेफेमेशन। मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट। सिलेबस कनेक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, खासकर आर्टिकल 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। कॉन्टेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया है कि वो क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज को शायद फिर से विचार करे। जस्टिस M.M. सुंदरेश ने एक सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन सब को, यानी मानहानि के मामलों को डीक्रिमिनलाइज, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। डीक्रिमिनलाइज, ये बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, डीक्रिमिनलाइज, अपराध मुक्त करना। और ये मामला जुड़ा था द वायर न्यूज पोर्टल से। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन इसलिए खास है क्योंकि याद है 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हाँ, बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट की ही एक बड़ी बेंच ने आईपीसी की धारा 499 और 500 जो क्रिमिनल डेफेमेशन की हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। कहा था कि यह कानून सही है। ओह अच्छा, तो अब ये उल्टा। हाँ, तो अब उसी कोर्ट के एक जज का ये कहना कि डीक्रिमिनलाइज कर दो, ये दिखाता है कि शायद जुडिशियल थिंकिंग में कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ओरल ऑब्जर्वेशन थी, कोई फाइनल जजमेंट नहीं। ठीक है। और दूसरी अहम बात, नया भारतीय न्याय संहिता BNS जो आईपीसी की जगह लेने वाला है, उसमें भी क्रिमिनल डेफेमेशन को रखा गया है सेक्शन 356 के तहत। तो कानून अभी बदला नहीं है। तो फिर जस्टिस सुंदरेश की इस बात का क्या मतलब निकालें? क्या ये बस ऐसे ही कह दिया या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? लगता तो यही है कि ये न्यायपालिका के अंदर एक बढ़ती चिंता को दिखाता है कि क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ का मिसयूज बहुत हो रहा है। देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का डर, पुलिस आएगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस पर जो आर्टिकल 19(1)(a) में है, एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। चिलिंग इफेक्ट मतलब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। हाँ, लोग सेल्फ सेंसर करने लगते हैं। हाँ। डरते हैं कि कुछ बोलेंगे या लिखेंगे तो केस हो जाएगा। हाँ। और होता क्या है कि क्रिमिनल डेफेमेशन, आपराधिक मानहानि को अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है आलोचकों को चुप कराने के लिए, खासकर जर्नलिस्ट, पत्रकारों, एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं, रिसर्चर, शोधकर्ताओं को। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्लैप्स का, स्ट्रेटेजिक लॉसूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमे। स्लैप्स ये क्या है? मतलब जो पावरफुल लोग या कंपनियां हैं वो मानहानि का केस ठोक देते हैं, जीतने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को परेशान करने के लिए। कानूनी खर्चे इतने ज्यादा, कोर्ट के चक्कर इतने लंबे कि बंदा वैसे ही टूट जाए। मकसद होता है डराना और चुप कराना। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। अरे बाप रे। तो जस्टिस सुंदरेश, न्यायमूर्ति सुंदरेश की टिप्पणी शायद इसी मिसयूज और फ्री स्पीच पर इसके बुरे असर को स्वीकार करना है। देखो, ये मामला दो फंडामेंटल राइट्स के बीच का तनाव दिखाता है। एक तरफ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a। दूसरी तरफ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रेप्यूटेशन को भी शामिल माना है। अच्छा, प्रतिष्ठा का अधिकार। हाँ, तो 2016 का जो सुब्रमण्यम स्वामी वाला फैसला था,
उसने राइट टू रेपुटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। कहा था कि प्रतिष्ठा बचाना आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) के तहत फ्री स्पीच पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या कानून बदल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना 2016 का फैसला पलट सकता है? देखो, अगर भविष्य में कोई बड़ी बेंच इस मुद्दे को दोबारा देखती है तो वो शायद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता का सिद्धांत को ज्यादा सख्ती से लागू करेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपातिकता का सिद्धांत मतलब ये देखना कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, यानी मानहानि के लिए क्रिमिनल पनिशमेंट, आपराधिक सजा, क्या वो ऑब्जेक्टिव यानी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जरूरी है और क्या वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। कि सवाल ये होगा, क्या किसी की रेपुटेशन बचाने के लिए जेल भेजना, क्रिमिनल सैंक्शन आनुपातिक है, खासकर तब जब सिविल रेमेडी मौजूद है, यानी मुआवजा मांगना। क्या सिविल डेफेमेशन, दीवानी मानहानि काफी नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बहुत लोग मानते हैं कि मानहानि को क्राइम बनाना डिस्प्रपोर्शनेट है एक डेमोक्रेसी में। तो ये मामला फंडामेंटल राइट्स की डायनामिक इंटरप्रिटेशन और एक क्लासिक केस स्टडी बन सकता है। यूपीएससी वालों के लिए प्रोपोर्शनैलिटी समझना और ये देखना कि कोर्ट कैसे दो अधिकारों में बैलेंस बनाता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस और पॉलिटिक्स पर। टॉपिक 4, कास्ट, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, द यूपी गवर्नमेंट्स बैन ऑन कास्ट बेस्ड रैलीज। जाति, शासन और राजनीति, यूपी सरकार द्वारा जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध। सिलेबस पॉइंटर्स, पाठ्यक्रम संकेतक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं की भूमिका, और हाँ, फंडामेंटल राइट्स भी, मौलिक अधिकार भी। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, भाषण और सभा की स्वतंत्रता। कॉन्टेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज, जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है। हाँ, बैन। कारण क्या बताया है? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बनाए रखना और नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को खतरा रोकना। और ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक डायरेक्टिव के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने जाति के महिमा मंडन की निंदा की थी। हाँ, और सिर्फ रैलियों पर बैन नहीं, रैलियों पर जाति का नाम लिखना, पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखना, SC/ST एक्ट, SC/ST अधिनियम वाले मामलों को छोड़कर वो भी बैन कर दिया है। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है ये। इसके कई पहलू हैं। देखो, सरफेस पर तो सरकार ने लीगल ग्राउंड्स बताए हैं, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, और ये मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाने के वैलिड ग्राउंड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज और बहुत सारे कास्ट बेस्ड सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जाति आधारित सामाजिक और राजनीतिक समूह, वो इस बैन को कैसे देख रहे हैं? कैसे? वो ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, भाषा के समुदायों, खासकर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जातियों और दलितों की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक लामबंदी और असर्शन मुखरता को दबाने की कोशिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये रैलियां उनके लिए ज़रूरी मंच हैं, अपनी बात रखने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए। उन्हें डर है कि बैन उन्हें चुप कराने का एक तरीका है। पर यूपी जैसे राज्य में कास्ट तो पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल पॉइंट रही है हमेशा से। पार्टियां तो खुलकर कास्ट अरिथमेटिक, जाति अंक गणित कर स्ट्रेटजी बनाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कई पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के अलायंस भी, जैसे निषाद पार्टी है, अपना दल एस है, उनकी ताकत का बेस ही स्पेसिफिक कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हाँ, सही बात है। तो उनके लिए ये जाति वाली रैलियां ही मुख्य तरीका है अपना सपोर्ट बेस बनाने का, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने का, पॉलिटिकल स्पेस पाने का। तो क्रिटिक्स से कह रहे हैं कि ये बैन भले ही न्यूट्रल लगे, पर इसका असर डिस्प्रोपोर्शनेटली इन छोटी जाति आधारित पार्टियों और ऑपोजिशन ग्रुप्स पर पड़ेगा। उनकी मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज डिसरप्ट हो सकती हैं। एक चिंता ये भी है कि इससे एक होमोजेनाइजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव को बढ़ावा मिलेगा, जहां जाति की बात करना ही गलत माना जाएगा। ऑपोजिशन ने तो इसे आई वॉश कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये बैन कितना टिकेगा? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) और फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19(1)(b) पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद कोर्ट में ही तय होगा।
सरकार ने आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) स्पीच के लिए और आर्टिकल 19(3) अनुच्छेद 19(3) असेंबली के लिए के तहत पब्लिक ऑर्डर का हवाला दिया है। लीगल चैलेंज इस बात पर होगी कि क्या सभी कास्ट बेस्ड रैलीज पर ब्लैंकेट बैन, पूर्ण प्रतिबंध, क्या वो रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट है? कोर्ट को यह देखना होगा कि कौन सी रैली नफरत फैला रही है या हिंसा भड़का रही है। उसे तो रोका जा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है। पर अगर कोई रैली शांति से किसी जाति समूह के लिए सामाजिक न्याय मांग रही है या उनके आर्थिक अधिकारों की बात कर रही है, क्या वो भी पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है? ऐसी शांतिपूर्ण सभा तो प्रोटेक्टेड डेमोक्रेटिक एक्टिविटी है, तो ये ब्लैंकेट बैन जो हर तरह की जाति आधारित सभा को एक जैसा मान रहा है, वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में शायद फेल हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये केस पब्लिक ऑर्डर की चिंता और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बीच बैलेंस बनाने का एक बहुत क्रिटिकल टेस्ट है, खासकर ऐसे समाज में जहां जाति इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। और टाइमिंग देखो, ये बैन तब आया है जब नेशनल सेंसस होने वाली है और बात चल रही है कि 1931 के बाद पहली बार सिस्टमैटिकली कास्ट डेटा इकट्ठा किए जाएंगे। ओहो। हाँ, तो इस बैन के और सेंसस डेटा के पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। टॉपिक 5, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, नॉर्थ कोरियाज डीपनिंग अलाइनमेंट विद चाइना, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, उत्तर कोरिया का चीन के साथ गहराता गठजोड़। सिलेबस चेक, पाठ्यक्रम जांच, इंडिया और इट्स नेबरहुड, भारत और उसका पड़ोस, रीजनल स्टेबिलिटी पर असर, पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों की नीतियां। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ने पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो चाइना के साथ रिश्ते मोर विग्रसली, अधिक सख्ती से डेवलप करेंगे। हाँ, ये बयान आया था चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बधाई संदेश के जवाब में। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, किम हाल ही में बीजिंग गए थे और शी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलिट्री परेड में शामिल हुए थे। ये किम और शी की 6 साल में पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 6 years। हाँ, ये सिर्फ डिप्लोमैटिक प्लेजेंट्री, कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है। इसे एक पब्लिक एफर्मेशन, सार्वजनिक पुष्टि के तौर पर देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रेटेजिक एक्सिस, रणनीतिक धुरी मजबूत हो रही है। कौन कौन है इसमें? चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, रूस। ये एक्सिस, ये गुट खुद को यूएस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक कोहेसिव ब्लॉक के तौर पर पेश कर रहा है उस रीजन में। वो जो तस्वीर थी किम, शी और पुतिन बीजिंग में एक साथ, वो बहुत पावरफुल सिग्नल था। एक तरह का कंसोलिडेशन, शायद एक एंटी यूएस या एंटी वेस्ट फ्रंट बनाने का संकेत। नॉर्थ कोरिया के लिए इसका क्या मतलब है? किम को क्या फायदा है इससे? देखो, नॉर्थ कोरिया के लिए तो चाइना उसकी प्राइमरी इकोनॉमिक लाइफलाइन है और पॉलिटिकल बैकर भी। ये जो अलाइनमेंट गहरा हो रहा है, ये प्योंगयांग को एक कुशन, एक बफर देता है इंटरनेशनल सैंक्शंस के खिलाफ जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल टेस्ट की वजह से लगे हैं। चीन का डिप्लोमैटिक कवर और इकोनॉमिक सपोर्ट किम जोंग उन को हिम्मत देता है कि वो अपना रास्ता चलता रहे, उसका आइसोलेशन कम होता है। और चीन को क्या मिलता है नॉर्थ कोरिया के और करीब आने से? चीन के लिए एक स्टेबल, स्थिर, फ्रेंडली, मित्रवत और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड, रणनीतिक रूप से संबद्ध नॉर्थ कोरिया एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक बफर, महत्वपूर्ण रणनीतिक बफर है। उसकी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर ये यूएस मिलिट्री फोर्सेस को, जो साउथ कोरिया और जापान में है, चीन की सीमाओं से दूर रखने में मदद करता है। रिश्ते मजबूत होने का मतलब है ज्यादा स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, रणनीतिक समन्वय और शायद मिलिट्री कोऑपरेशन, सैन्य सहयोग भी बढ़े बीजिंग और प्योंगयांग के बीच। चीन को अमेरिका के साथ अपनी बड़ी जियोपॉलिटिकल फाइट, भू राजनीतिक लड़ाई में भी लेवरेज मिलता है। तो ये जो चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया ब्लॉक बन रहा है, ये रीजनल स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक सीधी चुनौती है। ये यूएस एलाइज, अमेरिकी सहयोगियों जैसे साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान और इंडिया जैसे दूसरे प्लेयर्स खिलाड़ियों के लिए सिक्योरिटी कैलकुलस, सुरक्षा गणना को और मुश्किल बनाता है। क्वाड यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसी पहलों को अब नॉर्थ ईस्ट एशिया, पूर्वोत्तर एशिया में एक ज्यादा यूनिफाइड, एकीकृत और डिस्ट्रप्टिव फ्रंट मोर्चे का सामना करना पड़ सकता है।
दुनिया बदल रही है तेजी से। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा पर। टॉपिक 6, कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल एक्सट्रीमिज्म, अरेस्ट ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इन कनाडा, अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद का मुकाबला, कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी की गिरफ्तारी। सिलेबस रेलेवेंस, पाठ्यक्रम प्रासंगिकता। रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, बाहरी कारकों की भूमिका इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सुरक्षा चुनौतियां, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म लिंकेजेस, संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध। कॉन्टेक्स्ट, कनाडा में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। एक जाना माना खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इंद्रजीत सिंह घोसल ओटावा में गिरफ्तार हुआ है। हाँ, और चार्जेस क्या है? मल्टीपल फायरआर्म्स चार्जेस, कई आग्नेयास्त्र आरोप, हथियार रखने के। बिल्कुल। और घोसल कौन है? ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी सहयोगी और बॉडीगार्ड बताया जाता है। पन्नू कौन? वो बैंड 6 फॉर जस्टिस, प्रतिबंधित 6 फॉर जस्टिस का यूएस बेस्ड नेता, जिसे इंडिया ने टेररिस्ट घोषित किया है। हाँ, और खबरें ये भी हैं कि पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद घोसल ने ही कनाडा में SFJ का खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन संभाला था। तो ये अरेस्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है ना? जो निजर मामले के बाद से बहुत ज्यादा तनाव में है। बिल्कुल, बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया हमेशा से कनाडा पर आरोप लगाता रहा है कि वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सेफ हेवन, सुरक्षित पनाहगाह देता है और एक्शन नहीं लेता। और इस गिरफ्तारी की टाइमिंग भी देखिए, ये ठीक तब हुई है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके कनेडियन काउंटर पार्ट नथैली ड्रूवेन के बीच बातचीत हुई थी। हाँ, जिसमें काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, आतंकवादी विरोधी सहयोग एक मेन एजेंडा था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? लगता तो नहीं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। ज्यादा संभावना यही है कि इंडिया ने स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस, विशिष्ट कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी कनाडा को दी, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई। और चार्जेस भी देखो, फायर आर्म्स पोजेशन, आग्नेयास्त्र रखना, ये कनाडा में गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस है। इसे पॉलिटिकल परसिक्यूशन, राजनीतिक उत्पीड़न कहना मुश्किल होगा। हाँ, ये तो सीधा क्राइम है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि शायद कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट का अप्रोच बदल रहा है। अब वो सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, बल्कि इन गुटों की एक्टिविटीज को एक्टिवली डिस्टर्ब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। घोसल पहले भी गिरफ्तार हुआ था, पर छूट गया था। इस बार मामला अलग लग रहा है। तो ये इंडिया और कनाडा के बीच काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी सहयोग में एक अच्छा कदम हो सकता है। हाँ, अगर ये कनाडा के रुख में एक सस्टेन चेंज है, तो ये कोऑपरेशन और ट्रस्ट बनाने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये अच्छा है। इन विदेशी एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि ये पंजाब में गड़बड़ी फैलाने और उग्रवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर आते हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। टॉपिक 7, चैलेंजेस इन वुमेन्स सेफ्टी, अ डेटा ड्रिवन एनालिसिस ऑफ क्राइम्स इन ओडिशा, महिला सुरक्षा में चुनौतियां, उड़ीसा में अपराधों का डेटा संचालित विश्लेषण। सिलेबस लिंक, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाएं। कॉन्टेक्स्ट, उड़ीसा विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी, जिनके पास होम पोर्टफोलियो भी है, उन्होंने बताया कि जून 1, 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच, यानी सिर्फ 14 महीनों में, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 37,611 केसेस दर्ज हुए। 37,611। ये आंकड़ा मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। और इन नंबर्स का ब्रेकडाउन देखो, वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। सबसे ज्यादा मामले हैं मॉलेस्टेशन के, 9,181, फिर अबडक्शन 8,227, टॉर्चर नॉन डाउरी गैर दहेज वाले 6,134, डाउरी टॉर्चर 5,464, रेप 2,933। इसका मतलब है हर रोज औसतन 7 रेप रिपोर्ट हो रहे हैं। हर रोज 7 रेप? हे भगवान। हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न 1,278, और पब्लिक डिसरोबिंग, सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना, इसके भी 2,161 मामले। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है,
हर नंबर के पीछे एक तबाह हुई जिंदगी है, एक सदमे में आया परिवार है। और ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है कि ओडिशा में सालाना 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। 2021 में तो 35,000 से भी ज्यादा। और जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो है कन्विक्शन रेट। दो सिद्धि दर। हाँ, सजा कितनों को मिली? इन 37,611 मामलों में से जो 14 महीने में दर्ज हुए, सजा मिली है सिर्फ 799 केसेस में। सिर्फ 799, मतलब 2% से भी कम। हाँ, जस्ट ओवर 2%, सिर्फ 2% से अधिक, 2.5% से भी कम। यहां तक कि रेप के मामलों में भी सिर्फ 426 मामलों में सजा हुई। ये दिखाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली में कितनी बड़ी खामियां हैं। खराब इन्वेस्टिगेशन, जांच करने में कमी, सबूत इकट्ठा करने में कमी, अदालती देरी, शायद गवाहों को डराना। नतीजा क्या? अपराधियों को सजा का डर नहीं, इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति, और पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठना। तो क्या सरकार कुछ कर रही है या आंकड़े तो असेंबली में ही पेश हुए हैं? IUCAW महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जांच इकाइयां काम कर रही हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, डायल 112 है मदद के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट के तहत 24 स्पेशल कोर्ट्स, विशेष अदालतें बनाई गई हैं। पुलिस पेट्रोलिंग, गश्त बढ़ाने और कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मामलों की संख्या देखकर लगता है कि ये उपाय या तो काफी नहीं है या ठीक से लागू नहीं हो रहे। असली जड़ें अक्सर ज्यादा गहरी होती हैं पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर्स में, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं में, लोगों की सोच में, जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमी में, आर्थिक मजबूरियों में। यूपीएससी एस्पिरेंट्स अभ्यर्थियों के लिए ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और शासन गवर्नेंस की एक बहुत ही क्रिटिकल केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कागज पर बने कानून और जमीनी हकीकत में कितना गैप है। लॉ एनफोर्समेंट यानी कानून प्रवर्तन के सामने क्या चुनौतियां हैं और कैसे एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच, बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें पुलिसिंग, न्यायपालिका, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सब शामिल हों। सेक्शन ए का आखिरी टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी और जुडिशरी के इंटरसेक्शन पर। टॉपिक 8, इंटरनल सिक्योरिटी एंड जुडिशरी, PIL ऑन टेररिस्ट्स ग्रेव्स इन तिहाड़ जेल, आंतरिक सुरक्षा और न्यायपालिका, तिहाड़ जेल में आतंकवादियों की कब्रों पर जनहित याचिका। सिलेबस टैग्स, रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, बाहरी अभिनेताओं की भूमिका, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां। कॉन्टेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर हुई है। मांग क्या है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो फांसी दिए गए टेररिस्ट्स, आतंकवादियों, मोहम्मद अफजल गुरु, पार्लियामेंट अटैक दोषी, और मोहम्मद मकबूल भट्ट, JKLF संस्थापक, उनकी कब्रों को वहां से हटाया जाए। हाँ, याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके अवशेषों को किसी सीक्रेट लोकेशन, गुप्त स्थान पर ले जाया जाए ताकि ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का महिमा मंडन रोका जा सके। अच्छा। PIL में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जेल प्रशासन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़े हैं। उनका मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु ये है कि इन कब्रों का एक स्टेट कंट्रोल्ड हाई सिक्योरिटी प्रिजन, राज्य नियंत्रित उच्च सुरक्षा जेल के अंदर होना इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अब बड़ा तर्क ये है कि तिहाड़ जेल के अंदर की ये जगह रेडिकल्स, कट्टरपंथियों और एक्सट्रीमिस्ट्स, उग्रवादियों के लिए एक तरह की पिलग्रिमेज साइट बन गई है, जहां वो इन आतंकवादियों को पूजते हैं। याचिका कहती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। सवाल ये उठता है कि क्या स्टेट प्रॉपर्टी को ऐसा सिंबल बनने देना चाहिए जो रेडिकल आइडियोलॉजीज, कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दे? वैलिड पॉइंट लगता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ये दिल्ली प्रिजन्स रूल्स 2018, दिल्ली जेल नियम 2018 का उल्लंघन है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के सिद्धांत है, उनके भी खिलाफ है। यूपीएससी के लिहाज से ये रेलेवेंट क्यों है? ये रेलेवेंट है क्योंकि ये लॉ,
कानून, गवर्नेंस, शासन और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के इंटरसेक्शन पर है। ये दिखाता है कि राज्य के लिए सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स यानी सुरक्षा अनिवार्यताएं जैसे आतंकवाद रोकना और देश के खिलाफ गंभीर अपराधों के दोषियों के अवशेषों जैसे सेंसिटिव इश्यूज यानी संवेदनशील मुद्दों को संभालना कितना डेलिकेट बैलेंस यानी नाजुक संतुलन बनाने वाला काम है। हाई कोर्ट का इस पर जो भी फैसला आएगा उसका असर इस बात पर पड़ेगा कि राज्य आतंकवाद से जुड़े सिंबल्स और रेडिकलाइजेशन फैलाने में उनके मिसयूज की संभावना से कैसे निपटता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। जीएस पेपर 3 पर फोकस, शुरुआत इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से। और ये बहुत बड़ी खबर है। टॉपिक 1, जीएसटी 2.0, अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स आर्किटेक्चर। जीएसटी 2.0 भारत की अप्रत्यक्ष कर संरचना में एक आदर्श बदलाव। सिलेबस मैपिंग, पाठ्यक्रम मानचित्रण। तो सीधा है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की गतिशीलता, गवर्नमेंट बजटिंग, सरकारी बजट। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रेजीम, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का एक बड़ा ओवरऑल बदलाव किया है। इसे कहा जा रहा है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार या जीएसटी 2.0। हाँ, और ये लागू हो गया है सितंबर 22, 2025 22 सितंबर 2025 से। सरकार इसे जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर प्रमोट कर रही है, फेस्टिवल ऑफ जीएसटी सेविंग्स। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, उत्साहित होकर। देखो, इस रिफॉर्म का बिल्कुल मूल दिल है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। याद है वो पहले वाला कंफ्यूजिंग सिस्टम 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऊपर से सेस अलग, कितनी झंझट थी, कितने डिस्प्यूट्स होते थे क्लासिफिकेशन को लेकर। हाँ, बिल्कुल। जीएसटी 2.0 ने उसे बदलकर एक ज्यादातर 2 स्लैब स्ट्रक्चर ला दिया है। एक स्टैंडर्ड रेट है 18% और एक लोअर इसेंशियल रेट है 5%। ज्यादातर चीजें अब इन्हीं 2 में आएंगी। हाँ, 0% स्लैब अभी भी है जरूरी चीजों के लिए, जैसे खाने पीने की एग्जेम्प्टेड आइटम्स, और अब इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं और इंश्योरेंस भी आ गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। और वो 28% वाला स्लैब वो हटा दिया है, उसकी जगह लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं जैसे महंगी कारें, यॉट, टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू उत्पाद, एरिडेटेड ड्रिंक्स, वातयुक्त पेय जिन्हें सिन, पाप या डीमेरिट गुड्स वस्तुएं कहते हैं, उनके लिए एक नई ऊंची दर है 40%। तो अब बेसिकली स्ट्रक्चर है 0%, 5%, 18% और 40%। पहले से बहुत सिंपल। तो इसका मकसद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है या टैक्स कम करना है या इसके पीछे कोई गहरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है? अरे नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्टिमुलस है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्टिमुलस, ये क्या होता है? काउंटर साइक्लिकल मतलब जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त हो या उस पर दबाव हो तो सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे यहाँ टैक्स कम करना, उसे बूस्ट करने के लिए। चक्र के विपरीत। और फिस्कल स्टिमुलस मतलब सरकार टैक्स घटाकर या खर्च बढ़ाकर इकोनॉमी में पैसा डाल रही है। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना। कंजम्पशन इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60%। और इसे लॉन्च कब किया? बिल्कुल फेस्टिव सीजन, त्योहारी मौसम, दशहरा, दिवाली से ठीक पहले। ये कैलकुलेटेड मूव है ताकि लोग ज्यादा खर्च करें। और देखो किन चीजों पर रेट कम किए हैं? ऑटोमोबाइल्स, छोटी कारें, बाइक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, एसी, फ्रिज, सीमेंट, यहाँ तक कि हाउस होल्ड एसेंशियल्स, घरेलू आवश्यक वस्तुएं। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है। मतलब कीमत थोड़ी कम होने पर मांग ज्यादा बढ़ती है। हाँ, और NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जैसी संस्थाओं की स्टडीज बताती हैं कि जीएसटी जैसी इनडायरेक्ट टैक्स कट्स का फिस्कल मल्टीप्लायर, मतलब जीडीपी पर असर, वो डायरेक्ट टैक्स कट्स जैसे इनकम टैक्स कम करना से ज्यादा होता है शॉर्ट रन में, क्योंकि इसका फायदा लोगों तक जल्दी और ज्यादा फैलता है। ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की फिलॉसफी में भी एक बड़ा बदलाव है।
2017 में जब जीएसटी आया था, तब सबसे बड़ी चिंता थी रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, कि सरकार का टैक्स कम ना हो जाए। इसी चक्कर में स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया था। हाँ, बहुत सारे स्लैब थे। बिल्कुल। अब 8 साल बाद जीएसटी 2.0 का फोकस केंद्र लगता है रेवेन्यू प्रोटेक्शन, राजस्व संरक्षण से हटकर सिंप्लिफिकेशन, सरलीकरण पर है, लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता बढ़ाने पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रमोट कर बढ़ावा देने पर है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी पर है। 12% और 28% स्लैब हटाने से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, वर्गीकरण विवाद कम होंगे, बिजनेसेस के लिए, खासकर एमएसएमईज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट्स, अनुपालन लागत कम होगी। सरकार एक तरह से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस, अल्पकालिक राजस्व हानि का रिस्क जोखिम ले रही है, इस उम्मीद में कि लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक में इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास तेज होने से, टैक्स बोयेंसी, कर उछाल, जब टैक्स रेवेन्यू जीडीपी से तेज बढ़ता है, बढ़ने से और ज्यादा सेल्स होने से ये नुकसान पूरा हो जाएगा। ये एक बोल्ड मूव है। वाह, ये तो वाकई में बड़ा बदलाव है। जरा जल्दी से टेबल में देख लेते हैं कुछ की चेंजेस, मुख्य बदलाव और उनका असर, स्क्रीन पर टेबल दिखाते हुए। पहला, इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा। पहले 18% जीएसटी था, अब सीधा 0%, एग्जेम्प्ट, छूट, कोई जीएसटी नहीं। खुश होकर। ये तो बहुत बड़ी बात है। इंश्योरेंस काफी सस्ता हो जाएगा, पेनिट्रेशन बढ़ सकता है, हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जेब से होने वाला खर्च कम होगा। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 33 जीवन रक्षक दवाएं, ये 5% या 12% से हटकर अब 0% एग्जेम्प्ट छूट में है। जरूरी दवाओं तक एक्सेस पहुंच बढ़ेगा, खासकर गरीबों और मिडिल क्लास के लिए। तीसरा, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, घरेलू आवश्यक वस्तुएं जैसे सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, बिस्किट्स, ये 12% 18% से कम होकर अब 5% स्लैब में। आम आदमी का महीने का खर्च कम होगा, महंगाई कम करने में भी मदद मिल सकती है। हाँ, रोजमर्रा की चीजें हैं ये। चौथा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, स्मॉल कार्स, छोटी कारें, मोटरसाइकिल्स 350 सीसी तक, टीवीज, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, ये सबसे ऊंचे 28% स्लैब से नीचे आकर 18% पर, सीधा 10% पॉइंट की कमी। इससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, मिडिल क्लास कंजम्पशन बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ा सेक्टर है। पांचवा, सीमेंट, ये भी 28% से घटकर 18% पर। इसका असर बड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, घर खरीदना सस्ता हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मदद मिलेगी, सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल मिशन सपोर्ट होगा। हाँ, सीमेंट बहुत बेसिक इनपुट है। छठा, एग्रीकल्चर सेक्टर इनपुट्स, कृषि क्षेत्र इनपुट, ट्रैक्टर्स, फार्म मशीनरी, कुछ फर्टिलाइजर इनपुट्स, ये 12% 18% से कम होकर 5% पर। किसानों की इनपुट कॉस्ट्स कम होगी, फार्म इनकम्स बढ़ सकती है, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों के लिए राहत। और आखिर में लग्जरी सिन गुड्स, विलासिता पाप वस्तुएं, हाई एंड कार्स, यॉट्स, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, या 28% प्लस सेस से हटकर अब एक सिंगल एकल ऊंची दर 40% पर। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कराधान के सिद्धांत के हिसाब से है। लग्जरी नुकसानदायक चीजों पर ज्यादा टैक्स, और इससे सरकार को रेवेन्यू, राजस्व भी मिलेगा। हाँ, ये बैलेंस बनाने की कोशिश है। ठीक है, इकोनॉमी में रहते हैं, पर अब एक चिंताजनक खबर पर। टॉपिक 2, द टम्बलिंग रूपी, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ हिस्टोरिक लो। गिरता रुपया, ऐतिहासिक गिरावट के कारण और परिणाम। सिलेबस चेट, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, विकास, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की गतिशीलता। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इंडियन रुपी लगातार गिर रहा है और हिस्टोरिक लो पर पहुंच गया है। मंगलवार को ये 25 पैसे और कमजोर होकर 88.53 प्रति यूएस डॉलर पर बंद हुआ, 88.53। ये ऑल टाइम लो है, अब तक का सबसे निचला स्तर है। चिंता व्यक्त करते हुए, हाँ, ये चिंता की बात है। और खबरों में कहा जा रहा है कि इसका मुख्य कारण है परसिस्टेंट यूएस टैरिफ स्ट्रेन, लगातार अमेरिकी टैरिफ तनाव। इकोनॉमिक टूल से लड़ा जाता है। रुपए में जो ये तेज गिरावट आई है, उसका इमीडिएट ट्रिगर वो हैवी यूएस टैरिफ
जो 50% वाले हमने डिस्कस किए ही लग रहे हैं। इसे आप वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी कह सकते हैं। कैसे एक बड़ी इकोनॉमी ट्रेड मेजर्स का इस्तेमाल करके दूसरी इकोनॉमी पर दबाव डाल सकती है, उसे अनस्टेबल कर सकती है। हाँ, ये टैरिफ्स इंडिया के ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन और करंट अकाउंट डेफिसिट कैड, चालू खाता घाटा के लिए नेगेटिव आउटलुक बनाते हैं। इससे करेंसी मार्केट मुद्रा बाजार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट लूप बन जाता है। फिर इसमें जुड़ जाता है FII आउटफ्लोज का डर कि विदेशी निवेशक घबराकर पैसा निकाल लेंगे, और साथ में दुनिया भर में US डॉलर का मजबूत होना। इन सब वजहों से रुपये पर भारी डाउनवर्ड प्रेशर बन रहा है। ऐसी सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो क्या कर सकती हैं? उनके लिए तो मुश्किल वक्त होगा ये। हाँ, बहुत मुश्किल। RBI के सामने वो क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज है जिसे पॉलिसी ट्रायलेमा या इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं। पॉलिसी ट्रायलेमा, ये क्या है? ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी देश एक ही समय पर ये तीनों पॉलिसी गोल्स, नीतिगत लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर, फ्री कैपिटल मूवमेंट मतलब पैसा आसानी से देश के अंदर बाहर आ जा सके, और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देश अपनी जरूरत के हिसाब से ब्याज दरें तय कर सके। इन तीन में से आप सिर्फ 2 ही एक साथ पा सकते हैं, तीसरे पर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अच्छा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते? नहीं, तो RBI को मुश्किल ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ऑप्शन 1, रुपये को स्टेबलाइज करो। कैसे? फॉरेक्स मार्केट में दखल देकर, अपने रिजर्व से US डॉलर्स बेचकर। डॉलर बेचने से उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो रुपये को सहारा मिलेगा। पर इसका डाउनसाइड, इंडिया के कीमती फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे। ये रिजर्व्स बाहरी झटकों से बचाते हैं। कितना रिजर्व खर्च करना ठीक है? हाँ, ये भी सवाल है। ऑप्शन 2, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, खासकर क्रूड ऑयल जैसा जरूरी इंपोर्ट जिसका इंडिया बड़ा इंपोर्टर है। इससे देश में महंगाई बढ़ती है। महंगाई रोकने के लिए RBI का पारंपरिक हथियार है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। ब्याज दरें बढ़ाने से उधार महंगा होता है, डिमांड कम होती है, महंगाई काबू में आती है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड मानक तरीका है। ऑप्शन 3, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करो। लेकिन रुको, अगर RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, ऑप्शन 2, तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कम होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा पड़ जाएगा। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था पर पहले से ही बाहरी दबाव है, दरें बढ़ाना ग्रोथ को चोट पहुंचा सकता है। तो RBI शायद ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरें कम रखना चाहे, पर इसका नतीजा ज्यादा इन्फ्लेशन और शायद रुपये में और तेज गिरावट। अरे यार, ये तो मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई। किल बैलेंसिंग एक्ट है ये। रिजर्व्स बचाएं या रुपया, इन्फ्लेशन रोके या ग्रोथ, ये पॉलिसी ट्रायलेमा रियल टाइम में चल रहा है। और मजे की बात देखो, सरकार का जो GST 2.0 रिफॉर्म है, जो एक फिस्कल पॉलिसी मेजर है, वो शायद RBI को थोड़ी मदद दे सकता है। अगर RBI को रुपये के दबाव में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ी, मतलब दरें बढ़ानी पड़ी, तो GST कट से जो फिस्कल स्टिमुलस मिलेगा वो ग्रोथ पर पड़ने वाले बुरे असर को कुछ हद तक कम कर सकता है। अच्छा, तो मतलब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। टॉपिक 3, सुपर टाइफून रगासा, अ केस स्टडी इन ट्रांसनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। सुपर टाइफून रगासा अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का एक केस स्टडी। सिलेबस कनेक्शन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, कॉन्टेक्स्ट। एक बहुत ही भयानक ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसका नाम है सुपर टाइफून रगासा। सुपर टाइफून रगासा वो आजकल साउथ ईस्ट एशिया में तबाही मचा रहा है। हाँ, इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून्स इन ईयर्स, वर्षों में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म ऑफ 2025 कहा जा रहा है। फिलीपींस में भारी नुकसान करने के बाद अब ये सदर्न चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें काफी डरावनी हैं, चिंताजनक। देखो, सुपर टाइफून रिगासा जैसी घटनाएं ये हमें साफ साफ याद दिलाती हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के असर की। साइंटिफिक कंसेंसस बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते समुद्री सतह के तापमान, समंदर का पानी गर्म होने से इन तूफानों को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्यूल मिलता है।
इससे वो ज्यादा तेजी से इंटेंसिफाई होते हैं और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। सुपर टाइफून का मतलब कैटेगरी 5 हरिकेन जितनी हवाएं। हाँ, लगभग। हवा की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। ये इसकी जबरदस्त ताकत दिखाता है। रिगासा एक रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया की विनाशकारी केस स्टडी है उन परिणामों की जो हमें इस गर्म होते ग्रह की वजह से झेलने पड़ रहे हैं। ये भविष्य का खतरा नहीं, ये अभी हो रहा है। इसका रास्ता देखें तो फिलीपींस, ताइवान, चीन और असर वियतनाम, थाईलैंड पर भी। तो ये तो साफ तौर पर ट्रांसनेशनल डिजास्टर है। मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली क्रिटिकल, बिल्कुल महत्वपूर्ण। इसका रास्ता ही बताता है कि रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना ज्यादा जरूरी है। कोई एक देश अकेले इतने बड़े तूफान से नहीं निपट सकता। इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए एक पूरी चेन चाहिए। पहला, क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग एंड एक्यूरेट फोरकास्टिंग। पूरे रीजन की मौसम एजेंसियों को सैटेलाइट इमेजेस, उपग्रह चित्र, वेदर डेटा, मॉडल्स सब शेयर करना होगा ताकि तूफान के रास्ते और ताकत का सही अंदाजा लग सके। दूसरा, स्टैंडर्डाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। सही समय पर साफ और एक्शनेबल वार्निंग्स, कार्रवाई योग्य चेतावनियां सब तक पहुंचानी होंगी, अक्सर अलग अलग भाषाओं में। तीसरा, कोऑर्डिनेटेड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। लोगों को निकालना, राहत सामग्री पहुंचाना, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजना, ये सब रीजनल कोऑर्डिनेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। देश आपस में रिसोर्सेज, संसाधन, एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता, यहाँ तक कि लोग भी शेयर कर सकते हैं। ये घटना रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एशियान कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, AHA सेंटर, आपदा प्रबंधन पर मानवीय सहायता के लिए आसियान समन्वय केंद्र की भूमिका को हाईलाइट करती है। और इंडिया के लिए भी ये एक रिमाइंडर है कि उसे अपनी HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत करना है, क्योंकि इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक की फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। स्क्रीन पर टेबल दिखाते हुए जरा जल्दी से देख लेते हैं प्रभावित देशों में क्या स्थिति है। फिलीपींस, यहां सुपर टाइफून ने लैंडफॉल टकराया। हवाएं 230 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम 3 मौतें शुरू में बताई गई। लाखों लोग विस्थापित हुए। बाढ़ और लैंडस्लाइड्स का खतरा। आधे मिलियन से ज्यादा लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है वहां। चाइना, ग्वांगडोंग प्रांत, ये अब तैयार हो रहे हैं। लेवल 2 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर दिया है। स्कूल, ऑफिस बंद, फ्लाइट्स कैंसिल। शेंजन जैसे शहरों में मैस इवैक्यूएशंस चल रही हैं। हांगकांग, यहां भी हाई अलर्ट है, वार्निंग्स जारी, फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट्स बंद करने की तैयारी। हाँ, पूरा रीजन अलर्ट पर है। ताइवान, ताइवान फोन दक्षिणी हिस्सों के पास से गुजरा। जी। सी एंड लैंड टाइफून वार्निंग्स जारी की गई थी। और एक मजेदार बात, अगर इसे मजेदार कह सकते हैं, हाँ, ये नाम रागासा, रागासा, ये तागालोग भाषा का शब्द है, फिलीपींस की भाषा, और इसका मतलब होता है टू स्क्रैम्बल। हाथापाई जल्दी करना। हाँ, मतलब भगदड़ मचाना या जल्दी करना। बिल्कुल फिट बैठता है नाम। थोड़ा मुस्कुराते हुए चलिए अब जल्दी से GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का एक टॉपिक लेते हैं। टॉपिक 1, सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, नेशनल आयुर्वेदा डे 2025, पारंपरिक ज्ञान का उत्सव, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025। सिलेबस लिंक, पाठ्यक्रम लिंक, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, आर्ट फॉर्म्स, कला रूप, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, भारत आज सितंबर 23, 2025 को 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहा है। हाँ, 10वीं बार। और इस साल की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ये थीम आयुर्वेद के होलिस्टिक प्रिंसिपल, समग्र सिद्धांत को दिखाती है कि इंसान का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। सकारात्मक स्वर। एक बड़ा पॉलिसी चेंज भी हुआ है। अब नेशनल आयुर्वेदा डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, हर साल फिक्स डेट 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। हाँ, पहले ये धनतेरस पे होता था, जिसकी डेट बदलती रहती थी। एग्जैक्टली। तो अब फिक्स डेट से इसे ग्लोबल कैलेंडर आइडेंटिटी मिलेगी। देखो, सरकार जो आयुर्वेद को इतना प्रमोट बढ़ावा दे रही है, वो सिर्फ देश के अंदर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा के लिए नहीं है। ये इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर कूटनीति के टूल के रूप में इस्तेमाल करने की एक सचेत कोशिश है। सॉफ्ट पावर? अच्छा, हाँ,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जोर रोबस्ट ग्लोबल आउटरीच पर, वाइडर इंटरनेशनल ऑडियंसेस तक पहुंचने पर, विदेशों में इंडियन मिशंस के जरिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके, ये सब फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं। जैसे चीन ने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन TCM को दुनिया भर में प्रमोट किया है अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। इंडिया आयुर्वेद के साथ वही करना चाहता है। इससे इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और ग्लोबल वेलनेस मार्केट, मेडिकल टूरिज्म, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंडस्ट्री में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगे। तो ये टॉपिक GS पेपर I हेरिटेज विरासत और GS पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी दोनों से जुड़ता है। लेकिन आयुर्वेद की ग्लोबल एक्सेप्टेंस, वैश्विक स्वीकृति में सबसे बड़ी चैलेंजेस, चुनौतियां तो यही रही हैं ना, जैसे साइंटिफिक वैलिडेशन की कमी, क्वालिटी कंट्रोल की दिक्कतें, प्रैक्टिसेस में स्टैंडर्डाइजेशन न होना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसीलिए इस साल सेलिब्रेशन के साथ साथ गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर इतना फोकस है। सिर्फ प्रमोशन काफी नहीं है, क्रेडिबिलिटी बनाना जरूरी है। इस दिशा में एक लैंडमार्क स्टेप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का आयुष सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाना। BIS इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। BIS ने ऑलरेडी पहले ही 91 स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर दिए हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सबके लिए। इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स, योगा टर्मिनोलॉजी और खास बात, पहली बार पंचकर्मा इक्विपमेंट के लिए नेशनल स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं। स्टैंडर्डाइजेशन पर ये जोर, ये आयुर्वेद और दूसरी ट्रेडिशनल सिस्टम्स, पारंपरिक प्रणालियों की पुरानी आलोचना का सीधा जवाब है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाना ही पहला कदम है सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी इंश्योर करने का। ये मॉडर्न मेडिकल कम्युनिटी, इंटरनेशनल रेगुलेटर्स और ग्लोबल कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक दिन मनाने की बात नहीं है, ये एक बड़ी पॉलिसी एफर्ट का हिस्सा है नाइज करने का, ताकि वो 21वीं सदी में अपना सही स्थान पा सकें। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया एनालिसिस। अब जो कुछ सीखा है उसे कंसोलिडेट करते हैं सेक्शन D के साथ, द एग्जाम प्रिपरेशन टूल किट, प्रीलिम्स फैक्टॉइड। ध्यान से सुनिए, ये क्विक पॉइंट्स हैं आपकी मेमोरी के लिए। तेजी से, स्पष्ट रूप से। GST 2.0 स्लैब्स, मेन स्लैब्स अब 5% एंड 18%। नया डीमेरिट्स टैक्स रेट 40%, की एग्जेम्पशंस 0% पे, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स। नेशनल आयुर्वेदा डे, अब फिक्स्ड एनुअल डेट, निश्चित वार्षिक तिथि, सितंबर 23 सितंबर 2025। थीम, विषय आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। सुपर टाइफून रगासा, नाम टगालोग फिलिपिनो से मतलब स्क्रैम्बल, हाथापाई। 2025 का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली तूफान। इंडिया US टेंशंस, भारत अमेरिका तनाव, की फ्रिक्शन पॉइंट्स, मुख्य घर्षण बिंदु, 50% US टैरिफ्स, अमेरिकी शुल्क, रूसी तेल खरीद पर भी, H-1B वीजा फी, वीजा शुल्क बढ़कर $1 लाख, $1 लाख। UNGA साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन, फिलिस्तीन मान्यता, फ्रांस ने यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल आदि के साथ मिलकर यूनिलैटरली एक तरफा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ, नए BNS सेक्शन 356, BNS धारा 356 में बरकरार। पहले IPC 4950, IPC 49950। SC जज, न्यायाधीश ने डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में मौखिक टिप्पणी की। यूपी कास्ट रैलीज बैन, यूपी जाति रैली प्रतिबंध, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्टिव निर्देश पर आधारित, जाति महिमा मंडन के खिलाफ, गाड़ियों पर जाति नाम, पुलिस रिकॉर्ड में जाति, अपवादों के साथ पर भी बैन। कनाडा में फायर आर्म्स चार्जेस, आग्नेयास्त्र आरोपों में गिरफ्तार, इंडिया कनाडा बातचीत से लिंक। रुपीज ऑल टाइम लो, रुपये का सर्वकालिक निचला स्तर 88.53 प्रति USD से नीचे गिरा, कुछ हद तक US टैरिफ प्रेशर्स के कारण। RBI के लिए पॉलिसी ट्रायलेमा हाईलाइट हुआ। ओडिशा में अपराध, 14 महीनों में महिलाओं के खिलाफ 37,611 अपराध, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ सबसे ज्यादा, बहुत कम कन्विक्शन रेट, दोष सिद्धि दर लगभग 2%। तिहाड़ जेल PIL, दिल्ली HC में याचिका, अफजल गुरु, मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ से हटाने के लिए आतंक के महिमा मंडन को रोकने का हवाला।
आयुष स्टैंडर्डाइजेशन, आयुष मानकीकरण। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष के लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया। 91 स्टैंडर्ड्स प्रकाशित, पंचकर्म उपकरण सहित। 2. मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न। चलिए अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। आज की चर्चा पर आधारित कुछ सवाल सोचिएगा, इनके स्ट्रक्चर, संरचना और की पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं के बारे में। प्रश्न स्क्रीन पर दिखाते हुए धीरे धीरे पढ़ें। GS2, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर हालिया प्रतिबंध एक जाति विहीन समाज के संवैधानिक आदर्श और जाति आधारित लामबंदी की राजनीतिक वास्तविकता के बीच के तनाव को उजागर करता है। इस निर्णय के कानूनी और राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 अंक, 250 शब्द। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उठाए गए एक तरफा आर्थिक कदमों की श्रृंखला ने भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी पर दबाव डाला है। चर्चा करें कि ये कार्यवाहियां भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए क्या चुनौतियां पेश करती हैं और इनसे निपटने के लिए उपलब्ध कूटनीतिक और आर्थिक रास्ते क्या हैं। 15 अंक, 250 शब्द। GS3, GST 2.0 सुधार राजस्व तटस्थ दृष्टिकोण से हटकर विकास केंद्रित राजकोषीय प्रोत्साहन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान आर्थिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए खपत, मुद्रास्फीति और विनिर्माण पर इन सुधारों के संभावित व्यापक आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। 15 अंक, 250 शब्द। GSII आयुर्वेद जैसी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का प्रचार तेजी से सॉफ्ट पावर के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। आयुष क्षेत्र के लिए हालिया सरकारी पहलों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। इसकी वैश्विक स्वीकृति के लिए किन प्रमुख शासन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। 10 अंक, 150 शब्द। 3. टुडेज करंट अफेयर्स क्विज, आज की समसामयिक प्रश्नोत्तरी। देखें जरा कितना याद रहा। तैयार? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल और विकल्प पढ़ें, थोड़ा रुकें, फिर सही जवाब बताएं। Q1, GST 2.0 सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट दी गई है, यानी 0% स्लैब में रखा गया है। A, छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें। B, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री। C, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियां। D, मोबाइल फोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जवाब है C, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियां। ये 0% स्लैब का बड़ा हाईलाइट था। Q2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का हालिया आदेश किस न्यायिक निकाय के निर्देश पर आधारित था। A, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। B, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। C, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। D, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सही जवाब है C, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कोर्ट ने जाति महिमा मंडन की निंदा की थी। Q3, 23 सितंबर 2025 को मनाए गए 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है। A, आधुनिक जीवन के लिए आयुर्वेद। B, वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद। C, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। D, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। थीम, विषय थी C, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ये उसके होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। Q4, सुपर टाइफून रागासा, जिसने हाल ही में फिलीपींस को प्रभावित किया और चीन की ओर बढ़ रहा है, का नाम किस भाषा के शब्द से लिया गया है। A, मंदारिन। B, वियतनामी। C, तागालोग। D, जापानी। इसका नाम आया है C, तागालोग से, जिसका मतलब है टू स्क्रैम्बल, हाथापाई। Q5, मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने किस इकाई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। A, एक प्रमुख राजनीतिक दल। B, एक बड़ा कॉरपोरेट घराना। C, एक राज्य सरकार। D, ऑनलाइन समाचार पोर्टल द वायर। ये मामला जुड़ा था D, ऑनलाइन समाचार पोर्टल द वायर से। कैसा रहा स्कोर? 5 में से कितने सही हुए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ईमानदारी से, उत्साह से। 4, रिवीजन फ्लैश कार्ड्स और आखिर में आज के की कॉन्सेप्ट्स। इन रिवीजन फ्लैश कार्ड्स में क्विक रिकॉल के लिए बढ़िया हैं। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फ्लैश कार्ड दिखाएं और संक्षेप में बताएं। कार्ड 1, टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। डेफिनेशन,
किसी देश की अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता। कॉन्टेक्स्ट: भारत की रूस नीति से जुड़े अमेरिकी टैरिफ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देते हैं। कार्ड 2 टर्म शब्द पॉलिसी ट्रायलेमा, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, नीतिगत त्रिसंकट, असंभव त्रिमूर्ति। डेफिनेशन परिभाषा आर्थिक सिद्धांत कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं रख सकता। 3 में से 2 चुनने होंगे। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ गिरते रुपए पर आरबीआई की चुनौती, मुद्रा स्थिर करें बनाम मुद्रास्फीति नियंत्रित करें बनाम विकास का समर्थन करें। कार्ड 3 टर्म शब्द क्रिमिनल डेफेमेशन, आपराधिक मानहानि, BNS 356, IPC 499-500। डेफिनेशन परिभाषा किसी की प्रतिष्ठा को शब्दों, बोले, लिखित से नुकसान पहुंचाना जिसे आपराधिक अपराध माना जाता है, जेल की सजा। मुक्त भाषण पर ठंडा प्रभाव डालने के लिए आलोचना की जाती है। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ हाल ही में एससी न्यायाधीश के अपराध मुक्त करने के पक्ष में टिप्पणी, 2016 के फैसले के विपरीत जिसने इसे बरकरार रखा था। कार्ड 4 टर्म सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर। डेफिनेशन परिभाषा बल, सैन्य शक्ति, हार्ड पावर के बजाय आकर्षण, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्य, नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करना। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ भारत द्वारा विश्व स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, BIS मानक, सांस्कृतिक विरासत को सॉफ्ट पावर उपकरण के रूप में उपयोग करने का एक उदाहरण है। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटेल्ड, विस्तृत, गहरा विश्लेषण 23 सितंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, सामयिक घटनाओं का। ऊर्जा और प्रेरणा के साथ हमने हर पहलू को देखा, हर एंगल से समझा, कनेक्शंस जोड़े, वो सब कुछ जो आपको यूपीएससी के लिए एक ठोस समझ बनाने के लिए चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए, ये यूपीएससी जर्नी यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज की मेहनत, कंसिस्टेंट एफर्ट, निरंतर प्रयास, पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, सवाल पूछना, यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। गांधी जी ने कहा था ना, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। आपकी आज की मेहनत ही आपका कल बनाएगी। हिम्मत मत हारिएगा। इस सेशन को जरूरत लगे तो दोबारा सुनिए, अपने नोट्स बनाइए, इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज कीजिए, इनको स्टैटिक सिलेबस से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये समझ सिर्फ आपको यूपीएससी एग्जाम पास करने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जागरूक नागरिक भी बनाएगी और दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगी। शांत और प्रोत्साहित करते हुए ज्ञान सबसे कीमती तब होता है जब उसे समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ फैक्ट्स या तथ्यों को रटिए मत, उनके पीछे का क्यों समझे, सवाल पूछते रहिए, अजम्पशंस या मान्यताओं को चुनौती दीजिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पर विचार कीजिए। यही क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच आपको इस कंपटीशन में दूसरों से अलग करेगी और एक बेहतर प्रशासक बनाएगी। अत्यधिक उत्साहों और अपील के साथ, अगर आपको हमारा ये डिटेल एनालिसिस, विस्तृत विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि आपकी जानकारी बढ़ी, तैयारी बेहतर हुई, तो प्लीज़ सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइए। अभी के अभी वो लाइक बटन दबा दीजिए। इस सेशन को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस सेशन मिस ना हो जाए। आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ज्वाइन करके, सिर्फ ₹299, 299 रुपये पर मंथ प्रति माह में। आपको हमारे सभी वीडियोस, डिटेल नोट्स और दूसरे प्रीमियम रिसोर्सेज तक एक्सेस मिलेगा। ये आपकी सफलता में एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको हमारा काम आज वाकई बहुत अच्छा लगा और आप हमें डायरेक्टली सीधे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें एक सुपर थैंक्स देने पर विचार कीजिए। आपका सपोर्ट हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक में सस्टेनेबल बनाए रखने में मदद करता है और हमें आपके लिए ऐसी ही हाई क्वालिटी, इन डेप्थ एनालिसिस, उच्च गुणवत्ता, गहन विश्लेषण लाते रहने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा।
आपके की टेकअवेज क्या थे? क्या कोई खास टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह डिटेल में बात करें? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।